आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त बिहार के बेगूसराय में मेरी मौजूदगी है। बिहार में हर हलचल की हर एक खबर आप तक आज तक पहुंचा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, जिसके बाद एनडीए की मजबूती की दस्तक यहां पर क्या महसूस की जा रही है और न्याय यात्रा जो बिहार में दाखिल हो चुकी है उसका कितना फायदा मिलेगा राहुल गांधी को, इस पर करेंगे चर्चा विस्तार से। आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। ईडी का शिकंजा लगातार हेमंत सोरेन पर कसता हुआ चला जा रहा है और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि वो ईडी के सामने हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ पर यह बड़ी खबर है। 31 जनवरी को पेश हो सकते हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम ऑफिस ने ईडी को चिट्ठी भेजी है। सुबह हेमंत के दिल्ली वाले घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई थी, लेकिन दिल्ली वाले घर पर हेमंत सोरेन नहीं मिले थे, जिसके बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी की टीम सुबह 7 बजे राजधानी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची थी। वहां उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। ईडी की ये टीम जब हेमंत सोरेन के दक्षिणी दिल्ली के पौछ इलाके शांति निकेतन के आवास पर पहुंची तो वो गायब मिले थे। कहा जा रहा था कि सोरेन कहीं चले गए, अज्ञात जगह जाने की बार बार खबरें कही जा रही थी। लेकिन अब हेमंत सोरेन के ऑफिस से ये कहा गया है कि वो 31 तारीख को पेशी को तैयार हैं। अपने घर में जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसका वो जवाब देंगे। श्रेया चैटर्जी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। श्रेया, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री ऑफिस से ईडी के सामने पेश होने की क्या बात कही गई है, डिटेल में बताइए। देखिए, आज एक ईमेल के जरिए हेमंत सोरेन ने ये जवाब ईडी को दिया है कि 31 जनवरी को करीबन 1 बजे वो अपने घर पे ईडी के सामने पेश होंगे। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो जवाब ईडी को दिया गया, ये ईडी के एक्शन के बाद हमने देखा। आज सुबह 7 बजे कुल 3 जो ठिकाने हैं जेएमएम से जुड़े हुए, एक मोतीलाल नेहरू मार्ग, झारखंड भवन और जहां पे हम अभी मौजूद है शांति निकेतन वसंत विहार में, इन तीनों जगह जब ईडी की टीम पहुंची उन्होंने तफ्तीश करने की कोशिश की। हालांकि 12 से 1 बजे के बाद ये चिट्ठी हेमंत सोरेन की तरफ से ईमेल के जरिए ईडी को दिया गया। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि पिछली बार जब पूछताछ किया गया था तो 17 से 18 ऐसे सवाल उनसे पूछे गए थे। उनकी बीवी के बिजनेस से जुड़े गए कई अकाउंट एसेट्स के बारे में सवाल पूछे गए थे। हालांकि उनका ये कहना है कि अभी जो उनकी इंक्वायरी लग रही है ईडी की, वो एक रोविंग इंक्वायरी लग रही है, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंक्वायरी लग रही है। और अगर ईडी को उनसे सवाल करना है तो 31 तारीख उनके घर पे 1 बजे ईडी उनसे सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और बाकायदा इसके लिए एक चिट्ठी भी भेज दी गई है, लेकिन इसमें वो शर्तें भी जोड़ रहे हैं अपने आवास पर और भी तमाम बातें डिटेल में, जिसकी जानकारी श्रेया आप तक पहुंचा रही थी। तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार ने राजनीति के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। जहां 10 दिन पहले तक इंडिया गठबंधन माना यह जा रहा था कि एनडीए के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश करेगा, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद अब इंडिया गठबंधन क्या पूरी तरह से धराशायी हो गया है। न्याय यात्रा राहुल गांधी की ओर से जरूर बिहार में प्रवेश करा दी गई है, लेकिन न्याय यात्रा के जरिए क्या कामयाबी उनको राजनीति के मैदान में भी मिलेगी, ये बड़ा सवाल यहां पर पैदा हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी ने दे दी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। 11 सीटें सिर्फ इस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो तैयार दिखाई नहीं देती है। ममता बनर्जी ने अपनी राहें अलग कर ली है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिए क्या बीजेपी एनडीए की राहें आसान होती हुई चली जा रही हैं, या फिर ये कहना अभी जल्दबाजी होगी और इंडिया गठबंधन में अभी दम बाकी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि माना जा रहा है 15 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी जिन कमजोर सीटों पर उसके उम्मीदवार हार गए थे, जहां वो अभी मजबूत स्थिति में नहीं है, उनको लेकर पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है और वहां पर बड़ी और कड़ी तैयारी करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगातार लग गई है। यानी कि बीजेपी खेमे की ओर से की जा रही है बड़ी तैयारी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। इन्हीं मुद्दों पर करने वाले हैं बड़ी चर्चा सीधे बेगूसराय से, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की गद्दी के दंगल में गिनती के दिन बचे हैं और उसके ठीक पहले बीजेपी से मुकाबले का दम भर रहे विपक्ष को पहले बंगाल फिर बिहार से ऐसा झटका लगा है कि गठबंधन उबरता नहीं दिख रहा।
हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है कि न्याय यात्रा के जरिए वो मौसम पलटने का मादा रखती है। हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। और एक बार फिर जब बिहार की पिच पर इंडिया गठबंधन हिट विकेट हुआ है तो न्याय यात्रा लेकर चल रही कांग्रेस नीतीश के उस सियासी अन्याय पर खार खाए बैठी है। उन्होंने पलटी के उस्ताद को कहा अभी एक और पलटी मारो, और उस पलटी के उस्ताद ने एक और पलटी मारा। ये तो बिल्कुल जुगलबंदी है। नीतीश कुमार जी तो मौसम वैज्ञानिक नहीं है, पर वो राजनीतिक गिरीश है। एक जमाने में जिनकी छवि हुआ करती थी वो सुशासन के प्रतीक हैं, आज सभी लोग कह रहे हैं वो आया कुमार गया कुमार पलटी के प्रतीक बन गए। वैसे बीच मझधार में गठबंधन की नाव छोड़ने वाले अकेले नीतीश कुमार नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी एकला चलने का ऐलान किया है और बंगाल से निकलते ही कांग्रेस की जबान तल्ख होने लगी है। पश्चिम बंगाल में थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम हुए हैं, हमारे पोस्टर फाड़े गए हैं, कुछ लोगों को मना किया गया आप मत जाओ। उत्तर भारत में गठबंधन के 3 बड़े घटक दल थे, ममता, नीतीश और अखिलेश। पहली ममता बनर्जी, दूसरे नीतीश कुमार और तीसरे अखिलेश यादव। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, अखिलेश यादव के 11 सीटों वाले ऑफर पर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। सीट शेयरिंग में ही देरी हो रही है और एक बुरा अनुभव है मध्य प्रदेश का या कैंसिलेशन का। उधर एनडीए के खेमे में युद्ध स्तर पर चुनावी तैयारी जारी है। यूपी से बिहार तक बैठकों में निर्णायक फैसले हो रहे हैं। खबर है कि यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों पर बीजेपी 15 फरवरी तक प्रत्याशियों का ऐलान भी कर सकती है। इससे पहले यूपी में क्लस्टर प्रभारी बनाए जा चुके हैं। 31 जनवरी से लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय भी खुल जाएंगे और कुछ ऐसी ही तैयारी नीतीश कुमार ने बिहार में भी शुरू कर दी है। एनडीए गठबंधन को एकदम जिता देना है। अभी हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। लोकसभा में 40 में 40 कैसे सीट मिले, इसके लिए सारे सांसद थे। नीतीश कुमार बीजेपी के संग मिलकर चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं और विपक्षी गठबंधन के घटक दलों में लालू यादव से लेकर हेमंत सोरेन तक के खिलाफ ईडी की पूछताछ का हंटर चालू है। लालू यादव से पूछताछ हो चुकी है, तेजस्वी से बाकी है, हेमंत सोरेन को बड़ी मुश्किल से ईडी ने खोजा, अब उनकी बारी है। इस सूरत में एनडीए बनाम इंडिया के बीच कैसा चुनावी मुकाबला हो पाएगा, ये राजनीतिक दलों को ज्यादा बेहतर पता है। इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि जब गठबंधन का निकला दम तो न्याय यात्रा से हो पाएगा परिवर्तन। आज तक ब्यूरो। तो आपने देख लिया है कि किस तरह की स्थिति एनडीए या फिर इंडिया में, यानी कि दोनों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस पर चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले राजधानी दिल्ली से बीटिंग रिट्रीट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसको देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग शाम को पहुंचते हैं आज की तारीख में, और ये तस्वीरें बीटिंग रिट्रीट की अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि काफी पहले से हमारी सेना के जवानों की ओर से इसकी तैयारी की जाती है। बीटिंग रिट्रीट की ये तस्वीरें जो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं और हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक, ये तस्वीरें इस वक्त गणतंत्र दिवस के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सेरेमोनियल ड्रेस में किस तरह से सैन्य और अर्ध सैन्य बलों की ओर से इसकी काफी पहले से तैयारी की जाती है। और आपको बताते चले कि भारत में इस कार्यक्रम के साथ ही गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का औपचारिक समापन होता है। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जोशो खरोश के साथ वहां पर लोग भी बैठे हुए हैं और ये तस्वीरें जो अपने आप में बेहद खास।
तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से लौटते हैं राजनीति के मैदान पे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एनडीए या फिर इंडिया, दोनों के बीच 2024 की लड़ाई छिड़ी हुई है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद एनडीए की राह क्या आसान हो गई है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। अभिषेक झा जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के, हमारे साथ मौजूद है। तहसीन पूनावाला जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ ही देर में गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आज तो आपसे ही अनुराग भदौरिया जी शुरुआत करते हुए, मतलब कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग इतनी हुंकार भरते थे और कहा नीतीश कुमार ने ये दिन दिखा दिए। अनुराग जी, देखिए नीतीश जी के साथ बीजेपी है बेसहारा, ये हारेंगे इस बार, जनता का है ये नारा। तो ये समझिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और नीतीश जी को भी, क्योंकि आप जनता ने आपको चुना था और आप बार बार अगर अब जनता ने जो मत दिया था उसके मतादेश को आप बार बार पलट रहे हो अपने हिसाब से, तो आपको तो देखना पड़ेगा ना। कई बार तो मुझे आजकल निदा फाजली की मुझे एक वो शेर याद आता है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो अब हम जो इंडिया गठबंधन है या जो राजनीतिक दल हैं इस देश के अंदर में, हो सकता है नीतीश जी को अपना व्यक्तिगत फायदा हो जाए, लेकिन नीतीश जी जो यहाँ पे जिस तरह का माहौल बना के जा रहे हैं, राजनीतिक माहौल, तो इंडिया गठबंधन में भी हर एक आदमी में 10 आदमी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब वो तो आप ही के थे, 10 दिन पहले तक इसी बिहार से वो पूरा हुंकार भर रहे थे, अभी दिन में ही तारे दिखा दिए हैं। बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन वालों को दिन में तारे दिखा दिए हैं नीतीश कुमार ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ना कोई नीत है ना नियत है। यही भारतीय जनता पार्टी अभी 2 दिन पहले तक नीतीश जी के बारे में क्या क्या कहती थी। इनके जो विधायक हैं, जिनकी जो एमएलसी जो महिला है वहां से अपने बिहार विधानसभा से रो के बता रही थी कि नीतीश जी ने जिस तरह की बात विधानमंडल के यहाँ विधानसभा में की है, हम उसका बयान नहीं कर सकते, हमें शर्म आती है। इनके कई मंत्री इस बात पे कह रहे थे। सम्राट चौधरी जो आज यहाँ डिप्टी सीएम बने, क्या कह रहे थे, मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश जी को गद्दी से नहीं उतार दूंगा। नीतीश जी कहते थे मैं लौट के मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बीजेपी के बड़े नेता कह रहे थे कि नहीं, अब पूरी जिंदगी भर के लिए दरवाजे बंद हैं, क्योंकि नीतीश जी के राज में करप्शन बढ़ा है, चोरी डकैती, क्या क्या बोलते थे नीतीश जी को, मानसिक संतुलन को क्या नहीं बोला जो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि हम समाज वाले लोग संस्कृति संस्कार को मानते हैं। नीतीश जी चूंकि बड़े हैं, हम उम्र में बड़े हैं, संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको क्या क्या मानसिक लेवल से लेके क्या क्या उन पर टैग नहीं लगाया। और आज वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सब कुछ ठीक हो गया। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं जनता के प्रति, उन्हें सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पे। सब कुछ ठीक हो गया, पानी पी पी कर कोसते थे, कसम खा लिया था नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और गृह मंत्री जी ने भी इसी बिहार से कहा था कि कुछ भी हो जाए नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद हो चले हैं। आपके नेता हुंकार भर रहे थे नीतीश जी के। हाँ, मुझसे जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आऊंगी। अनुराग जी आऊंगी आपका, मुझे पता है भाषण शुरू हो जाएगा तो वो बहुत देर तक चलेगा। गौरव भाटिया जी उनके सवालों पर जवाब दीजिए। गौरव भाटिया बोल लीजिए, 10 सेकंड बोलिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आदत होगी। देखिए, महाराष्ट्र में सरकार गिनाई जोड़ तोड़ के, जिनको करप्शन बता रहे थे उन्हीं के साथ जाके सरकार बना के बैठ गए। इसी तरह मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ के सरकार बनाई थी, गोवा में इसी तरह से बनाई। ये वो लोग हैं जिस तरह से असम में बनाई, ये वो लोग हैं जिनको बोलते हैं चोर हैं, डकैत हैं, इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उन्हीं के साथ जाके सरकार बना लेते हैं। कमाल की बात है। मानसून संतुलन खो बैठे, फिर उन्हीं के साथ सरकार बना लेते। मैंने भारतीय जनता पार्टी जनता के ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ सत्ता की लालच है। अनुराग शांत हो जाइए भाई, वही 3 लाइनें बार बार 3 साल से चला रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर शांत रहिएगा, बोलिए। देखिए चित्रा जी, उनकी बातों को बिल्कुल गंभीरता से, प्लीज अनुराग जी, प्लीज अनुराग जी, इनको बिल्कुल गंभीरता से मत लीजिएगा। तो एक ही बात बोल रहे, बताओ नया क्या है, बताओ। आज हम सुन चित्रा जी, इनको बिल्कुल गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। अनुराग जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए चित्रा जी, मेरे को ये अनुराग जी, ये तरीका नहीं हो सकता है कि शुरुआती रिमार्क में ही हम सबके बीच में बोलें, ये तरीका ठीक नहीं है। घटिया प्रवक्ता है, घटिया ही बाकी लोग तरीके से चर्चा करेंगे। बोलिए। धन्यवाद। ठीक है सर। अब पूरा भारत देख रहा है और पूरा भारत जान गया है कि ये घमंडिया अलायंस को हमें गंभीरता से नहीं लेना है। और मैं इसलिए ऐसा कहता हूं क्योंकि देखिए, अभी भी जो इनकी हालत है, मुझे तो लग रहा है ये बहुत सदमे में है। इनको खुद नहीं पता कि इनके साथ हुआ कैसे है। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब यह है फिर भी इन्हें यकीन नहीं है।
और मैं आकलन करता हूं आपके लिए। आप याद करिए जून 2023 में चित्रा जी, कौन था घमंडिया का सूत्रधार? जो सूत्र जी। ये जितने भी घटक दल है जिन जोड़े थी वो थे नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार ही छोड़ के चले गए, मतलब सूत्रधार ही चला गया। घमंडिया की ये हालत है और तब भी आके यहां पे बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं इनसे कहना चाहता हूं भाई कम से कम अखिलेश यादव की तो बात सुना करो। नीतीश कुमार, ये तो अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनते अगर आप लोग के साथ रहते, तो मतलब योग्यता तो बहुत है उनमें, मतलब कर्मठता तो बहुत है, प्रधानमंत्री बनने लायक है वो, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन उनका प्रवक्ता आके उनके लिए अपशब्द बोल रहा है। देखिए ये दिखाता है समन्वय नहीं है ना घमंडिया के घटक दलों में, ना सपा के लीडर और उनके प्रवक्ता में। तीसरी बात, जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा जिसको कहा जा रहा है वो आगे बढ़ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा, ये घमंडिया तोड़ो यात्रा बन गई है। और ये क्यों? आप देखिए नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में भगवंत मान आपने कहा है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और सपा और कांग्रेस का तालमेल देखिए कि अखिलेश यादव एक तरफा एक घोषणा करते हैं हम 11 सीटें देंगे, कांग्रेस से पूछा जाता है क्या हुआ, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। चित्रा जी आप मुझे ये बताइए ये किस तरह का घमंडिया का घटक का दल है कि जिनको आपस में भी ये नहीं पता कि हो क्या रहा है। अब मैं एक आपसे बड़ी बात कहता हूं, देखिए हम सब 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं कुछ निकल के आएगा, लेकिन आज हालत ये हो गई है। देखिए अगर ये अपने आप को I.N.D.I.A. बुलाते थे तो आज 5 डॉट बिंदु फुल स्टॉप बचे हुए हैं और N से नीतीश निकल गए, D से दीदी निकल गई और A से अरविंद निकल गए। बचा क्या? I मैं और यही घमंडिया की हालत है। ये सब I मैं कर रहे हैं, जनता की बात कोई नहीं कर रहा। और अब ये बात पक्की हो गई है, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बात नीतीश कुमार जी को भी पता थी, उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया, हमने उनका स्वागत किया। नीतीश कुमार ने क्या एनडीए की राह पूरी तरह से 2024 के लिए आसान कर दी है, और जिसका वो INDI बता रहे हैं कि दीदी चले गए, अरविंद चले गए और नीतीश कुमार चले गए। आशुतोष जी, राह आसान हो गई है अब एनडीए की? आशुतोष जी आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज अगर आप उसको अनम्यूट कर दें। चित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन छोड़ के गए तो इंडिया गठबंधन को जबरदस्त तरीके से धक्का लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2024 की लड़ाई खत्म हो गई है, भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, कम से कम रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ही इस बारे में बैठकर हम एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई इस बारे में गारंटी के साथ नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए, हम पत्रकारों को तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात यह है कि ये जो परसेप्शन की लड़ाई है, इस परसेप्शन की लड़ाई में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त तरीके से धक्का लगा है कि जिनको आपका सेनापति होना था, अगर सेनापति ही अपनी सेना को छोड़ के अगर दूसरी तरफ चला जाए तो लोग क्या कहेंगे फिर। तो ये अपने आप में बहुत एम्बैरेसिंग है, बहुत ही इससे किरकिरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी बात, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी छोड़ के चली गई और ममता बनर्जी भी छोड़ के चली गई। जो पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिक्स है, उस पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी और टीएमसी इनका साथ आना भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाता है। इसलिए वहां पे देर सवेर या तो फ्रेंडली फाइट होगी या फिर सिर्फ 2 सीटों पर जहां पे कांग्रेस पार्टी पिछली बार जीती थी उन्हीं पे कांग्रेस पार्टी अपने बल पे लड़ेगी या गठबंधन कर लेगी। जहां तक पंजाब की बात है तो बिल्कुल स्पष्ट है, वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पिछले 8 सालों से 2017 से लेकर अभी तक या तो वो सत्ता में है या ये विपक्ष में है। तो अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर एक साथ आ जाएगा तो फिर जो विपक्ष का जो पूरा स्पेस है वो अकाली दल उसको कब्जा कर लेगा। तो वैसी स्थिति में राजनीति ये कहती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को
एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फाइट के तौर पर लड़ना चाहिए ताकि अपोजिशन का स्पेस खत्म ना हो, क्योंकि उससे आम आदमी पार्टी को भी नुकसान होगा, उससे कांग्रेस को भी नुकसान होगा। तो ये लेकिन अगर आप दिल्ली के अंदर देखिए बाकायदा बातचीत चल रही है, बाकी लोगों की भी एक टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद में आपके पास आऊंगी। गुजरात में भी बातचीत हो रही है और गोवा को लेकर भी बातचीत हो रही है। ठीक है। हाँ, जरा तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस पार्टी को तो जबरदस्त झटका लगा है ना, न्याय यात्रा करते रहिए, लेकिन 2024 की जो पॉलिटिक्स है, जो परसेप्शन की लड़ाई है, उसमें तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या हाल हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार के बाहर होने से। उसके बाद अभिषेक झा जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। तहसीन जी, पहले जवाब आपका। चित्रा जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। दो चीज मैं पूछना चाहता हूँ। जो नीतीश जी कसम खाते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उम्र भर वापस भाजपा में लौट कर नहीं जाऊंगा, और जो आपने, आपके शब्दों को मैं इसका का मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि सूत्रधार थे इंडिया अलायंस के, सूत्रधार, और इंडिया अलायंस इसलिए बनाना था उनके नीतीश जी के शब्दों में क्योंकि भाजपा को हराना है। तो भाजपा को हराने के लिए सूत्रधार को कांग्रेस से अगर कुछ चीज नहीं मिली तो जाके भाजपा में वापस चले जाए। कसम खाए थे कि मैं नहीं जाऊंगा। और फिर केसी त्यागी जी ने शायद आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर पर कांग्रेस का स्टैंड था इससे इनको दिक्कत हुई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ चित्रा जी, कांग्रेस के तो कई नेता गए राम मंदिर के फंक्शन में, जो नहीं गए तो नीतीश जी थे और केसी त्यागी जी थे। किसी ने रोका? राहुल जी ने रोका, ममता जी ने रोका, तेजस्वी जी ने रोका, स्टालिन जी ने रोका, किसने रोका? इनको जाना था राम मंदिर में। लेकिन मैं दो लाइन नीतीश जी के ऑनर में अर्ज करना चाहता हूँ। अजब तेरी सियासत, गजब तेरा निजाम, अजब तेरी सियासत, गजब तेरा निजाम, यसीद से भी दोस्ती, हुसैन को भी सलाम, भाजपा से भी दोस्ती, कांग्रेस को भी सलाम। ये उनकी राजनीति है। ये आज वापस वहां गए, कुछ उनको वहां पर एमपीज मिल जाएंगे, वापस 1-3 महीने के बाद यहां आने की कोशिश करेंगे वे, और ये इनकी राजनीति है। सवाल ये है कि जो भाजपा इनको लास्ट वीक तक कोस रही थी, चलो इंडिया अलायंस इसलिए फॉर्म हुई कि भाजपा को हराना है, उसका ऑब्जेक्टिव गलत है, लेकिन इनके तो मंत्री कह रहे थे कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे। पगड़ी तक ये कहा था, हमने पगड़ी नहीं निकालेगी जब तक हम ये वापस, जब तक हम अपनी सत्ता नहीं बनाएंगे बिहार के अंदर। आज उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया? बिहार में भाजपा लास्ट वीक आपके शो में जो भाजपा के प्रवक्ता थे कह रहे थे हम बिहार को स्वीप कर रहे हैं, तो फिर नीतीश जी की काहे जरूरत थी? इंडिया अलायंस का नुकसान होता है, पहले से गौरव भाई कह रहे इंडिया अलायंस हार रहा है, इनका कोई फ्यूचर नहीं, इनको कोई सीट नहीं आ रही, हम बिहार स्वीप करें। अरे प्रभु, अगर आप सब कर रहे थे तो मान्यवर इनको लेने की जरूरत क्या थी? आपने तो अपनी पगड़ी बांधी थी ना, आपने कहा आप अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन लौटूंगी। अभिषेक झा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, जेडीयू की प्रतिक्रिया भी लेनी जरूरी है। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने जो 11 सीटों का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी की ओर से दिया गया है उसको मानने से इनकार कर दिया है उत्तर प्रदेश के मद्देनजर। यानी कि यूपी में भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी के ऑफर पर कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। 11 सीटों का फॉर्मूला फाइनल नहीं है, ये कहा है अजय राय ने। यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है हमारी मांग 2009 की सीटों के आधार पर है। अखिलेश ने अपनी ओर से सीट दी है, ये फाइनल नहीं है। यानी कि 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी। अगर मैं 2009 के फॉर्मूले की बात को समझूं तो यानी कि 11 सीटों से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, अभिषेक झा जी। आप पहले अपनी टिप्पणी कर लीजिए। अभिषेक झा जी, अब कोई कह रहा है पलटू मार, कोई कह रहा है गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं, ये सब आपके वही सहयोगी बोल रहे हैं जो 10 दिन पहले तक नीतीश जी की तारीफों में कसीदे पढ़ते थे, तो कैसे समझाएंगे इनको आप? देखिए, 2 लाइनें हैं चित्रा जी कि आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो तब दिखाया करो। आईना उठाकर ने देखना चाहिए कि इनके अंदर क्या है और इनकी तस्वीर कैसी दिखती है। मसला यही है कि नीतीश कुमार जी ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिया और राजनीतिक दबाव कोई नीतीश कुमार जी पर देगा, सामाजिक दबाव देकर काम करवाना चाहेगा तो ये संभव नहीं। जो लोग नौकरी के बदले जमीनें लिया करते थे, आज वो भी लोग अखबारों में विज्ञापन छपवाकर वाहवाही ले रहे हैं, क्रेडिट लूट रहे हैं। अगर ऐसे ही मिलता है क्रेडिट तो छपवा दे, अखबार के सारे पन्ने छपवा दे, उससे क्या होने जाए। लेकिन इनकी तरफ से जो भी बयान आ रहे हैं चित्रा जी, वो सब सत्ता विलाप। सत्ता चली गई है, सत्ता विलाप बंद नहीं। असल में इनको जो भी डिपार्टमेंट्स मिले थे उन डिपार्टमेंट्स पे लगातार गड़बड़ियां देखने को मिल रही थी। आपने देखा किस तरह से शिक्षा विभाग की त्रुटियां थी, किस तरह से लगातार राजस्व भूमि सुधार विभाग में गड़बड़ियां हो रही थी। तो बहुत सारे ऐसे मामले और मसले थे जो लगातार सामने आ रहे।
और ठीक है, इंडी अलायंस हाँ, लेकिन 10 दिनों में ही वो गड़बड़ियां नहीं हुई ना। अभिषेक जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। इस वक्त जिस संसदीय क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है, मैं लौटी हूँ आपके पास। हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी आ चुके हैं लाइव अपने संसदीय क्षेत्र में। आपका बहुत स्वागत है गिरिराज जी, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। अब तो नीतीश जी ने आकर राह आसान कर दी बीजेपी की। नहीं, मेरी राह आसान नहीं की, वो अपनी राह आसान की। हाँ, बिहार जरूर, अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नीतीश कुमार को सहारा नहीं देता तो लालू जी उन्हें हटा करके गद्दी पर अपने बेटे को बैठा देते, फिर बिहार जंगल राज की स्थिति में आ जाती। यही बीजेपी ने सबसे बड़ा काम किया कि नीतीश कुमार को हमने नहीं हटाया था। 20 में हमारे साथ चुनाव लड़े, 19 में हमारे साथ चुनाव लड़े। मेरा मानना है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए गए थे, घूम घाम के। तो लालू जी ने कहा अब जाओगे कहाँ बच्चा, अब तो मैं तुम्हें यहीं घुरा घुरा के चक्रव्यूह में फंसाऊंगा। चक्रव्यूह में उनको नहीं फंसाते, इनकी तो गद्दी जाती। आपने नीतीश कुमार की गद्दी बचा ली, मतलब आप ये कह रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार की गद्दी नहीं बचा, हाथ मिले हैं, दिल नहीं मिला बीजेपी का, लग रहा है नीतीश जी से। नीतीश कुमार की गद्दी नहीं बची, बल्कि बिहार को लालू जी के चंगुल से निकलने का एक अवसर बीजेपी ने दिया। 1.5 साल में जो यहाँ का हालात बन गया बिहार का, लोग कहना शुरू कर दिए कि जंगल राज 2 है। ये 1.5 साल पहले नहीं है स्थिति थी। तो बिहार के लोगों के मानसिकता के तहत और भारतीय जनता पार्टी 90 के दशक में भी जब लालू जी जंगल राज की होते तो हम लड़ने का काम किए थे। आपको याद होगा कि 2000 में हमने सारी कुर्बानी देके नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठाए, उसके बाद लगातार बैठाए रहे बिहार में जंगल राज को हटाने के। इस बार यकीन है कि नीतीश जी बने रहेंगे चुनाव तक? भरोसा है? हमें भरोसा की जरूरत नहीं है। हाँ, भरोसा की जरूरत उनको है। हम तो अपना एकला राह हम चल ही रहे थे। हम बिहार के लिए, आप लोग भी तो पीछे पीछे दौड़े गए ना, बिना नीतीश के तो गलियां सुनी नजर आती हैं बीजेपी की। ये आप लोगों का नैरेटिव हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का ही नैरेटिव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी राज्य हित के लिए हम एकला चल रहे थे। हमारी जो एनडीए का कुनमा है पहले से, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। नीतीश जी पे भरोसा है या फिर नहीं है, ये बताइए, इसका जवाब क्या है? ये तो नीतीश कुमार से पूछिए। हमें भरोसे की कोई जरूरत नहीं है। हम जब तक रहेंगे वो रहेंगे मेरे साथ। कार्यकर्ता ईमानदारी से, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जदयू के कार्यकर्ता के साथ मिल करके, जैसे 19-20 उसके पहले भी हम काम तो किए ही, एक तरह से जिसे कहते हैं नेचुरल इलाज, उस रूप में रहे। अब ये क्यों भाग के गए, ये उनसे पूछिए। तो जाके पूछेंगे क्यों भाग के गए। और ये बताइए, इंडिया अलायंस पटना से जिसकी मजबूती से, दमदार तरीके से शुरुआत हुई थी, अब आप लोग कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से धराशायी हो गया, खत्म हो गया। लेकिन न्याय यात्रा राहुल गांधी ने अब बिहार में एंट्री ला दी है, किशनगंज पहुंच गए हैं वो, आप लोगों का खेला बिगाड़ने के लिए। हमको बड़ा आश्चर्य लगता है। राहुल गांधी तो कांग्रेस के लिए शनिचरा है। वो तो जब तक रहेंगे कांग्रेस का नैया डुबा के रखेंगे। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि रहें या जाएं। हमारे गांव की कहावत है, मूस मोटी है तो लोड़ हुई है। तो राहुल गांधी आवे बिहार। एक तो उन्होंने घुसते ही एनडी गठबंधन को धराशायी किया, बंगाल गए ममता को हटाया, बिहार आए उसके पहले नीतीश को हटाया, आगे अब जाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी वो वहां जाने, लेकिन राहुल गांधी का बिहार में आने रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सही कह रहा हूं, आप इसका समीक्षा भी कर ले। माहौल तो बन जाएगा ना, लेकिन और पिछली बार आप अब आ रहे हैं, पब्लिक उनको देखने के लिए, सुनने के लिए आ रही है। न्याय यात्रा जहां जहां से गुजर रही है, आप देखिए जो भीड़ आ रही है। मैं तो शुरू में कह रहा हूं न्याय यात्रा नहीं, अगर ये ज्ञान यात्रा निकाल लिए होते
तो इनको ज्ञान हो जाता। जो हेमंत विश्व शर्मा है, जिनके ऊपर इन्होंने पूरी गालियां दी, उसने तो कह दिया कि ये अपना डुप्लीकेट लेकर के गाड़ी पर चलते हैं। तो इनके तो पोल खोल रहे हैं। इनको हिम्मत नहीं हुआ कि हेमंत विश्व शर्मा पर केस करे। इसका मतलब इनके सारे पोल खुल रहे हैं और राहुल गांधी अप्रासंगिक है बिहार के लिए। अप्रासंगिक राहुल गांधी को आप बता रहे हैं, लेकिन मैं अब आ जाती हूँ, चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर। उनका ये कहना है कि बीजेपी अकेले जाती तो उसकी स्थिति बेहतर होती। अब नीतीश बाबू को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा है कि आप लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब आप लोग मजबूत स्थिति में थे, लेकिन नीतीश के गुस्से का खामियाजा अब भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी। वो 25 के लिए ऐसा दावा कर रहे हैं कि 24 के लिए तो स्थिति ठीक है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश का चेहरा आगे कर दिया बीजेपी ने तो नुकसान हो जाएगा। देखिए चित्रा जी, हम कोई भविष्य वक्ता नहीं हैं। प्रशांत किशोर जी भविष्य वक्ता रहे हैं। मैं उनके राजनीतिक विश्लेषण पर भी कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो अभी के हालात है, अभी के हालात में बिहार की जनता नहीं चाहती थी कि लालू जी की सरकार आए, और अभी धीरे धीरे वो सारे घटा छट रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का ये पहल कि नीतीश जी को वहां से निकाला, और जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं बल्कि बिहार को एक सुकून हुआ कि लालू जी के फिर से जंगल राज 2 की सरकार अब नहीं बनेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 10 दिन पहले तक नीतीश कुमार जो पानी पी पी कर आप लोगों को कोस रहे थे, वो कह रहे थे कि कसम खाता हूं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और आप लोगों के लिए हराने के लिए वो कहां नहीं गए देश के अलग अलग हिस्सों में। ऐसी क्या राजनीति बदली कि 10 दिन में उनके सुर इतने ज्यादा बदल गए? क्या बताएंगे इसके बारे में? थोड़ा दर्शकों को कुछ ब्रेकिंग न्यूज दीजिए आप इस बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिनों से आपको भी देख रहा था, अभी कई चीजों को स्पष्ट किया है। मैं आपसे पूछता हूं कि नीतीश बाबू, ये राजनीतिक विश्लेषक और आपका जो चैनल है वो भी कह रहा था कि नीतीश बाबू तो यहाँ से निकल के गए थे जो महागठबंधन बना था उसके संयोजक बनने के लिए। एक फोटो सेशन बिहार में हुआ, लेकिन लालू जी ने ही खेल बिगाड़ दी। कैसे? लालू जी ने राहुल जी को मीट बनाने के लिए सिखाया, बिहार में खाना खिलाया और बांध के भी दिया मीट, और कहा ये दुल्हा है। उसी समय से इनका खेल बिगड़ा। उसके बाद देखिए केजरीवाल जी और ममता जी ने नाम कर दिया किसका? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। जब कांग्रेस के नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष कर दिया और लालू जी इनके लिए कुछ किए नहीं, तो लालू जी इनको संयोजक नहीं बनाए। अब ये रोज धक्का दे रहे थे, इनको तबाह कर रहे थे। उनके लोग कह रहे थे 10 दिन पहले कि लालू जी के कृपा से ये मुख्यमंत्री हैं, अब गद्दी छोड़े। अब दोनों की परेशानी थी। लालू जी अपने बेटा के बगैर नहीं रह सकते, नीतीश जी गद्दी कैसे छोड़ देते? तो ये दोनों की परेशानी थी, और हम लोग परेशान थे कि मतलब आप ये नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि वो अपने गद्दी नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप कुर्सी कुमार कहना चाहते हैं उनको? कुर्सी कुमार कहिए या जो कहिए, लेकिन लालू जी उनको कुर्सी से हटा ही देते, ये चाहते या नहीं चाहते। ये कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता को पूछ लीजिए, इनके ऊपर फप्ता कसना शुरू कर दिए थे। ये कहना शुरू कर दिए थे कि हमें दे नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री की कुर्सी, और 10-12 एमएलए को इनका टहला करके लालू जी अपने पैदल घर बुला लेते। अध्यक्ष उनका था, और फिर ये देखते रहते, ये गिर जाती इनकी सरकार, और फिर ये नीतीश जी वहां बन जाता, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप लोगों को पकड़ लिया उन्होंने। उनकी नैया वहां पर डूबने वाली थी, और इस वजह से बीजेपी का सहारा ले लिया। बीजेपी का सहारा लिया। मुझे भी था कि बिहार की जनता को लालू के चंगुल से बचाना, ये मेरा फर्ज बनता था। अब प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उनकी रैली होने वाली है, तो अब नीतीश जी तैयारी करेंगे पूरी प्रधानमंत्री की रैली को सफल करने के लिए, या बीजेपी की रैली होगी? बीजेपी की रैली होगी। नीतीश जी गठबंधन के अब पार्ट बने हैं, तो वो उनका भी फर्ज बनता है। फर्ज निभाए तो अच्छा। बीजेपी तो अपनी तैयारी पहले ही से कर रही है। आखिरी सवाल, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप भी, बेगूसराय में चप्पे चप्पे जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं,
तो उधर इंडिया गठबंधन ने चुनौती पेश की है, तभी तो जाना पड़ रहा है लोगों के पास और कहना पड़ रहा है, कामकाज गिनाना पड़ रहा है। सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन दोनों एक दूसरे का पूरक है, और ये हम लोगों का एक तरह से दैनिक दिनचर्या होता है कि समाज में जाना, कार्यक्रम में जाना, लोगों से मिलना। मैं बेगूसराय में भाग्यशाली हूं कि नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बेगूसराय को बेगूसराय बनाया था। उसके बाद अगर कोई काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। 50 से 60 हजार करोड़ का ये गंगा के पुल पर 2 पुल दिया, पुल टूट रहा था, फिर एनटीपीसी 2 यूनिट दिया, वो पहला बंद हो रहा था, फिर फर्टिलाइजर की फैक्ट्री बंद हो रही थी, उसको 9-10 हजार करोड़ से खोला। और जो रिफाइनरी देख रही हैं, मैं बड़े मजे की बात कह रहा हूं, 25 हजार लगभग करोड़ भारत सरकार मोदी जी ने लगाया। इससे आज बिहार सरकार को 10,000 जो क्रूड आता है उससे इनपुट टैक्स मिलता है। अगर मोदी जी नहीं होते ये डंपिंग यार्ड बनता। 4 लेन सड़कें बन रही है, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, मुंगेर का पुल तैयार हो गया। काम हुआ है तो क्लीन स्वीप होगा या चुनौती बड़ी है? 2 लाइन में जल्दी से। बेगूसराय की जनता मोदी जी को क्लीन स्वीप ही देगी। फिर से सांसद चुने जाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार रहेगा, गिरिराज अभी हम यहाँ के सांसद हैं, हम लड़ेंगे, हम भी उसी तरह से क्लीन स्वीप करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह जी आज तक से जुड़ने के लिए, और आप ही के संसदीय क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं इस बातचीत करने के लिए। आपको अलग अलग जगहों पर जाकर सभाएं करनी है। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर रहे हैं। 4 तारीख को बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बड़ी रैली होनी है उसमें नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब तक दोनों के रास्ते अलग अलग थे और इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार ने निशाना साधा था, ये पहली बार होगा जब आमने सामने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलेंगे। अब दोनों की बॉडी लैंग्वेज उस दौरान क्या रहती है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, बिहार की रैली पर सभी की निगाह यकीनन बनी रहेगी, क्योंकि हुंकार भरी जाएगी बिहार की 40 सीटों को जीतने के लिए और आसपास की सीटों पर असर डालने के लिए। हर एक जानकारी राजनीति से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब बीटिंग रिट्रीट की तस्वीरें जो राजधानी दिल्ली से सामने आ रही हैं, सीधे दिखाते हैं आपको।
आपके सामने है राष्ट्रपति महोदया की मौजूदगी में आप देख रहे हैं। दरअसल बीटिंग द रिट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। ये सेना की बैरक में वापसी का प्रतीक है। 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, आधिकारिक रूप से जो समापन की घोषणा करता है गणतंत्र दिवस के तमाम कार्यक्रम का।